तो फिल्म की शुरुआत होती है 15 जून 1991 की रात से। माद्रिद पुलिस स्टेशन में एक पैनिक भरा फोन कॉल आता है, जहां कोई मदद के लिए गिड़गिड़ाती है और कहती है कि घर के अंदर कोई घुस आया है। पुलिस ऑपरेटर कॉलर को शांत करके एड्रेस पूछता है तो वो अपना एड्रेस बताती है, 8 Gerardo Núñez स्ट्रीट। पुलिस टीम जल्दी से उस रोड की 3C नंबर बिल्डिंग में पहुंचती है। यहाँ स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट के जरिए बताया जाता है कि 15 जून 1991 की सुबह माद्रिद पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी कॉल आई थी। ये पूरी कहानी उस केस के इंचार्ज डिटेक्टिव ऑफिसर की फाइल की गई असली पुलिस रिपोर्ट पर बेस्ड है। पुलिस और डिटेक्टिव ऑफिसर अंदर घुसते ही दंग रह जाते हैं। इसके बाद कहानी 3 दिन पीछे 12 जून 1991 थर्सडे की सुबह के सीन पर चली जाती है। हम वेरोनिका को देखते हैं। वेरो अपने छोटे भाई बहन लूसिया, आयरीन और एंटोनियो को नींद से जगाती है। छोटा भाई एक बार फिर बेड गीला कर देता है, इसलिए वेरो अपनी मिडिल सिस्टर आयरीन को बाथरूम में उसे साफ करने की जिम्मेदारी देती है। इसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर भाई बहनों के बीच मस्ती चलती है और वो आने वाले सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए सेफ्टी के तौर पर फोटो के नेगेटिव्स साथ लेने की बात करते हैं। इसके बाद वेरो अपनी माँ के रूम में जाती है। वेरो अलमारी से फोटो निकालती है। माँ बताती है कि पिछली रात एक बर्थडे पार्टी की वजह से रात 2 बजे तक काम करके वो बुरी तरह थक चुकी हैं और थोड़ी देर और सोने जा रही हैं। वीरो उन्हें बताती है कि वो सिर्फ स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक फोटो का नेगेटिव लेने आई है। इसके बाद वेरो अपने तीनों छोटे भाई बहनों को लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ती है। छोटा भाई उससे प्रॉमिस करता है कि कल से वो बेड गीला नहीं करेगा। वेरो उसे प्यार से क्लास में भेज देती है। वेरो की क्लास में टीचर अर्थ, मून और सन के रोटेशन और सोलर एक्लिप्स के साइंटिफिक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि सोलर एक्लिप्स का व्यू रिलेटिव होता है। माद्रिद से ये जैसा दिखेगा, बार्सिलोना या पेरिस से वैसा नहीं होगा। वेरोनिका की दोस्त रोजा वेरोनिका को एक नोट पास करती है। टीचर प्रोजेक्टर की स्लाइड का यूज करके स्टूडेंट्स को सोलर एक्लिप्स के 2 मेन पार्ट्स, अम्ब्रा यानी पूरी तरह डार्क एरिया और पेनम्ब्रा यानी पार्शियल या हल्का डार्क एरिया समझाते हैं। फिर टीचर एंशिएंट सिविलाइजेशंस के सुपरस्टिशंस के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि माया सिविलाइजेशन जैसे एंशिएंट ट्राइब्स मानते थे कि सोलर एक्लिप्स के वक्त रोशनी पर अंधेरे का राज हो जाता है और वो इस वक्त ह्यूमन सैक्रिफाइस देने जैसी रस्में निभाते थे। इसके बाद क्लास का टाइम खत्म होने पर टीचर सबको डायरेक्ट सन की तरफ देखने से साफ मना करते हैं और सेफली फोटो के नेगेटिव का यूज करके बाहर जाकर सोलर एक्लिप्स देखने को कहते हैं। इसके बाद जब क्लास के सभी लोग छत पर सोलर एक्लिप्स देखने में बिजी थे, तब रोजा और वेरो स्कूल बिल्डिंग के एक खाली रूम में चुपके से वेट करती हैं। रोजा बताती है कि उसने डायना को उनके साथ आने के लिए इनवाइट किया है। वेरो भले ही मना करती है, लेकिन रोजा उसे याद दिलाती है कि डायना का बॉयफ्रेंड मनोलो कुछ दिन पहले एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा गया था और उसकी आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए ही डायना को लाया जा रहा है। वैसे भी ऑड नंबर्स यानी 3 लोगों में यह गेम ज्यादा अच्छा होता है। इसी बीच डायना वहां आ जाती है। इसके बाद बेसमेंट के सन्नाटे में ये तीनों दोस्त ओइजा बोर्ड वाली द ग्रेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द ऑकल्ट बुक लेकर बैठती हैं। वो एक दूसरे से पूछती हैं कि क्या इससे पहले उनमें से किसी ने पेपर स्लिप्स के बिना असली ओइजा बोर्ड से भूत बुलाने का यह खेल खेला है या नहीं। ओइजा बोर्ड के रूल्स के मुताबिक किसी मरे हुए इंसान की पर्सनल चीज की जरूरत होती है। वेरो अपने मरे हुए पापा की एक फोटो लेकर आई थी, लेकिन दोस्तों को शक होता है कि क्या फोटो को सच में एक पर्सनल चीज माना जा सकता है। फिर रोजा उन्हें ग्लास के ऊपर अपनी इंडेक्स फिंगर रखकर आंखें बंद करने को कहती है ताकि कनेक्शन जल्दी बन सके। रोजा के कई बार बुलाने के बाद ग्लास अपने आप हिलने लगता है। तब वो पूछती हैं कि क्या वो वेरोनिका के मरे हुए पापा हैं। ग्लास मिस्टीरियसली अल्फाबेट्स की तरफ इशारा करने लगता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि कोई आपस में मजाक कर रहा है। अचानक वेरो अजीब तरीके से ग्लास को घुमाने लगती है। फिर जैसे ही तीनों वापस ग्लास पर उंगली रखती हैं और ग्लास सन सिंबल के ऊपर आता है, तो उन्हें अपनी उंगलियों में गर्मी फील होती है, लेकिन वेरो ने अभी भी ग्लास पर उंगली रखी हुई थी। फिर टोटल सोलर एक्लिप्स होते ही ग्लास टूट जाता है। डायना और रोजा बुरी तरह डर जाती हैं। वेरो की उंगली से खून की कुछ बूंदें सन सिंबल पर गिरती हैं। रोजा और डायना हड़बड़ाहट में फ्लैशलाइट ढूंढकर निकलती हैं। लाइट जलाने के बाद वो देखती हैं कि ओइजा बोर्ड मिस्टीरियसली टूट चुका है और वेरोनिका जमीन पर बेहोश पड़ी कुछ अजीब सा बड़बड़ा रही है। रोजा तब डायना को जल्दी से मदद बुलाने को कहती है। डायना के जाने के बाद वेरोनिका एक भयानक चीख मारती है। इसके बाद वेरोनिका को होश आता है तो वो खुद को स्कूल की क्लिनिक में नर्स के पास पाती है। नर्स उसे बताती है कि वो बेहोश होकर गिर गई थी। वेरोनिका की माँ काम में बिजी होने की वजह से उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। नर्स वेरोनिका की फिजिकल कंडीशन और बेहोश होने का रीजन जानने के लिए उससे उसकी डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री और किसी तरह का ड्रग लेने के बारे में डिटेल में पूछती है, लेकिन ख्यालों में खोई हुई वेरोनिका इन सब बातों से इनकार कर देती है।
नर्स को पता चलता है कि वेरोनिका 15 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसके पीरियड्स शुरू नहीं हुए हैं। नर्स इसे ब्लड प्रेशर लो होने या आयरन की कमी वाली प्रॉब्लम मानती है। वो वेरोनिका को रेड मीट खाने की एडवाइस देती है और क्लासेस खत्म होने तक क्लिनिक में आराम करने को कहती है। स्कूल की छुट्टी के बाद वेरोनिका अपनी बहनों के पास आती है। वह अपने हाथ के जख्म के बारे में झूठ बोलती है कि टिफिन के वक्त कांच लगने से उसका हाथ कट गया था। बहनें अफसोस करती हैं कि वेरो ने सोलर एक्लिप्स का हिस्टोरिकल मोमेंट मिस कर दिया। वेरोनिका छोटे बहनों से प्रॉमिस लेती है कि हाथ कटने की बात मां को किसी भी हाल में न बताई जाए। घर लौटते वक्त आयरीन बताती है कि वो अंधी नन, जिसे सब सिस्टर डेथ कहकर बुलाते हैं, वो वेरोनिका की तरफ घूर रही है। खैर, वो लोग अपनी मां की वर्क प्लेस बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड कैफे में जाते हैं। वेरोनिका मां से अकेले में बात करना चाहती थी, लेकिन मां कस्टमर्स को हैंडल करने में बिजी होने की वजह से उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और डिनर के लिए पैक किया हुआ मैक्रोनी लेकर छोटे भाई बहनों के साथ घर चले जाने को कहती है। घर आकर भाई बहन डिनर की तैयारी करते हुए मस्ती मजाक करने लगते हैं। छोटी बहन वेरोनिका के हाथ में टूटा हुआ बोर्ड देखकर सवाल पूछती है, तो वेरोनिका बात को टालकर उसे टेबल सेट करने के काम में लगा देती है। इसके बाद वेरोनिका स्कूल बैग में रखकर बैग छुपा देती है और रूम से बाहर निकलते ही उसे अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। अंदर जाकर वो देखती है कि बैग नीचे गिरा पड़ा है। खैर, वो वापस बैग उठाकर रखती है और बाहर आने लगती है, लेकिन बैग फिर से नीचे गिर जाता है। इस बार वो बैग को बेड के नीचे रखकर चली जाती है। डिनर टेबल पर आयरीन और लूसिया छोटे भाई को आसान भाषा में सोलर एक्लिप्स का मैकेनिज्म समझाने लगती हैं। फ्रिज से दूध लाने को लेकर उनके बीच रॉक पेपर सीजर्स गेम चलता है और खूब हंसी मजाक होता है। इधर वेरोनिका किसी भी तरह खाना अपने मुंह तक नहीं ले जा पा रही थी, जिसे देखकर उसका छोटा भाई टेंशन में आ जाता है। वेरोनिका किसी तरह खाना मुंह में डालती तो है, लेकिन अजीब तरीके से कांपते हुए खाना उसके मुंह से नीचे गिर जाता है। वेरोनिका की ऐसी हालत देखकर आयरीन डर के मारे अपने हाथ का मिल्क पैक गिरा देती है, जिसकी आवाज से वेरोनिका वापस नॉर्मल हो जाती है। भाई बहन बुरी तरह डरकर उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, तो वेरोनिका खुद को बिल्कुल ठीक बताती है। इसके बाद वेरोनिका वॉशरूम में जाकर अपने कंधे पर एक अजीब सा जख्म देखती है। इसी बीच रोजा का कॉल आता है और वेरोनिका की छोटी बहन कॉल रिसीव करती है। छोटी बहन वेरोनिका को बताती है कि रोजा अपनी माँ के साथ किसी जरूरी काम से बाहर जा रही है, इसलिए वो आज मिल नहीं पाएगी। शक होने पर वेरोनिका खुद रोजा के घर फोन करती है, तो रोजा की माँ बताती हैं कि रोजा अभी थोड़ी देर पहले ही डायना के साथ बाहर गई है। रोजा की माँ को लगा था कि वो तीनों एक साथ ही मिल रही हैं। वेरोनिका समझ जाती है कि उसकी दोस्तों ने उसे छोड़कर अकेले घूमने का प्लान बनाया है, लेकिन वो फोन पर खुद के लेट होने का बहाना बनाकर बात को दबा देती है। इसके बाद वेरोनिका अपने भाई को नहलाती है। इसी बीच एक आवाज सुनकर वेरोनिका जब अपने रूम को चेक करने जाती है, तो रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और एंटोनियो चीखना शुरू कर देता है। खैर, दरवाजा खुलते ही वेरोनिका अपने भाई के पास भाग कर जाती है। एंटोनियो रोते हुए बताता है कि उसकी बॉडी जल रही है। वेरोनिका उससे पूछती है कि क्या उसने खुद गर्म पानी का टैप घुमाया था, तो एंटोनियो बताता है कि उसने कुछ नहीं किया है। इसके बाद गलती से गर्म पानी छोड़ने के लिए वेरोनिका जब एंटोनियो से माफी मांगती है, तो एंटोनियो अजीब तरीके से बोल पड़ता है, तुम वहां नहीं थी। वेरोनिका उसकी बात का मतलब न समझ पाने की वजह से हैरान रह जाती है। तब एंटोनियो फिर से कहता है कि वो कल से बेड गीला नहीं करेगा और सो जाता है। इसके बाद वेरोनिका जब बर्तन धो रही थी, तब एक ग्लास पर उंगली रखते ही अचानक टीवी ऑन हो जाता है। वो टीवी बंद करके अपने रूम में जाती है और बेड के नीचे से स्कूल बैग निकालकर अलमारी में रख देती है। फिर वो बेड पर लेट जाती है। उसके बाद वो उठकर बैठती है और नोटिस करती है कि अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। वेरोनिका उठकर देखती है तो अंदर उसके तीनों भाई बहन थे। अचानक वेरोनिका को अपने मरे हुए पापा दिखाई देते हैं, जो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। वेरोनिका जैसे ही पीछे हटती है, बेड से कुछ हाथ निकलकर उसे कस के पकड़ लेते हैं। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। तब तक सुबह हो चुकी थी, यानी सीन अब 13 जून 1991 फ्राइडे की सुबह पर पहुंच जाता है। छोटा भाई एंटोनियो आकर बताता है कि उसने एक बार फिर बेड गीला कर दिया है। स्कूल का टाइम होने की वजह से वो लोग दौड़कर स्कूल पहुंचते हैं। अगले सीन में लिटरेचर क्लास में टीचर गुस्तावो अदोल्फो बेकर की लेजेंड्स को एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि बेकर ने अपनी कहानियों में रियलिटी और सुपरनैचुरल इमेजिनेशन की बाउंड्री क्रॉस करने के भयानक अंजाम को दिखाया है। वेरोनिका अपनी दोस्त रोजा को एक नोट पास करते वक्त नोटिस करती है कि रोजा आज उसकी बजाय डायना को नोट दे रही है, जिसे देखकर वेरोनिका बहुत उदास हो जाती है और अपना नोट वापस रख लेती है। फिर वेरोनिका वॉशरूम जाने के लिए टीचर से परमिशन लेकर क्लास से बाहर निकल जाती है। वेरोनिका सीधा स्कूल के उसी बेसमेंट में आती है और अपने पापा की फोटो ढूंढ निकालती है। इसी बीच अंधी नन सिस्टर नार्सिसा वहां आती हैं और कहती हैं कि जैसे किसी रूम में फ्रेंच टोस्ट बन रहा हो, तो आंखें बंद होने के बावजूद सिर्फ सिनेमन या गर्म दूध की खुशबू से हमें पता चल जाता है कि चीज सामने रखी है।
ठीक वैसे ही इनविजिबल वर्ल्ड की बातें भी कुछ वैसी ही हैं। नार्सिसा खुद को एक एक्स लिटरेचर टीचर बताती हैं और कहती हैं कि उनकी इन बातों का मकसद कोई मीठी डिश नहीं बल्कि एक इनविजिबल ट्रुथ को फील करना है। वेरोनिका 9th ग्रेड में पढ़ती है। यह जानने के बाद वो कहती हैं कि बच्चों का उन्हें सिस्टर डेथ कहकर बुलाना उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। अंधी नार्सिसा समझ जाती हैं कि वेरोनिका ने हाथ में कुछ पकड़ रखा है। वो कहती हैं कि देखने के लिए हमेशा आंखों की जरूरत नहीं होती। नार्सिसा वेरोनिका के पापा की फोटो अपने हाथ में लेकर उसे वार्न करती हैं कि वेरोनिका ने ओइजा बोर्ड के जरिए जो कुछ भी किया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वेरोनिका बताती है कि वो अपने मरे हुए पापा से बात करना चाहती थी। इस पर सिस्टर कहती हैं, जरूरी बात यह नहीं है कि तुम किससे बात करना चाहती थी, बल्कि सच ये है कि आखिर में तुम्हारी आवाज का जवाब किसने दिया। वो वेरोनिका के भाई बहनों के बारे में पूछती हैं और उन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करने की हिदायत देती है। अचानक खाली जगह की तरफ इशारा करके सिस्टर सबको शांत रहने को कहती हैं और वेरोनिका को बताती हैं कि वो अकेली नहीं है। उसकी आवाज का जवाब देकर एक इनविजिबल स्पिरिट अब उसके साथ साथ ही घूम रही है। सिस्टर उस इविल एंटिटी को वेरोनिका की बॉडी छोड़ने का मंत्र पढ़ने लगती है। इसी बीच क्लास का ब्रेक टाइम खत्म हो जाता है। इसके बाद वेरोनिका अपनी दोस्त रोजा और डायना को स्कूल के बाहर एक दूसरे लड़के के साथ हैंग आउट करते हुए देखती है। वेरोनिका रोजा को आवाज लगाती है और पूछती है कि वो कल से उसे क्यों इग्नोर कर रही है और क्या वो उससे नाराज है। रोजा ओइजा बोर्ड को एक बेवकूफी भरा खेल बताकर टाल देती है और कहती है कि वो सभी मिलकर उस ग्लास को हिला रहे थे। फिर रोजा बताती है कि डायना के पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, इसलिए वो लोग वीकेंड पर एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने वेरोनिका को इनवाइट नहीं किया क्योंकि वेरोनिका को हमेशा अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है। इसी बीच डायना रोजा को वहां से लेकर चली जाती है। घर आकर वेरोनिका देखती है कि हमेशा की तरह भाई बहनों के बीच पढ़ाई और नोट्स कॉपी करने को लेकर झगड़ा चल रहा है। वेरोनिका द ग्रेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द ऑकल्ट बुक में सुपरनैचुरल अटैक्स को रोकने के लिए वाइकिंग सिंबल्स ऑफ प्रोटेक्शन ढूंढती है। उसके दिमाग में सिस्टर नार्सिसा की वो डरावनी वार्निंग बार बार गूंजने लगती है कि अपने भाई बहनों को बचाने की जिम्मेदारी अब उसी की है। वेरोनिका काफी ढूंढने के बाद एक एमुलेट बनाती है और उसे रूम में लटका देती है। इसी बीच नीचे वाले फ्लोर की पड़ोसन जोसेफा दरवाजा नॉक करती है। वो कंप्लेन करती है कि बच्चों के ज्यादा दौड़ भाग करने की वजह से उसके घर के लैंप्स लगातार हिल रहे हैं और छत गिरने जैसी हालत हो गई है। वो यह भी बताती है कि वेरो के बेडरूम के ठीक नीचे वाली सीलिंग पर एक बड़ा सा काला निशान बन गया है। वेरो उसे तसल्ली देती है कि वो यह बात अपनी माँ को बता देगी, जिसके बाद वो पड़ोसी औरत बच्चों पर अपना गुस्सा निकालकर वहां से चली जाती है। इसके बाद बालकनी में एक कपड़ा सुखाने डालते वक्त जब बेडशीट नीचे गिर जाती है तो वो बेडशीट लाने के लिए नीचे जाने का डिसीजन लेती है। ठीक तभी वॉकी टॉकी बज उठता है। वेरोनिका को लगता है कि लूसिया उसके साथ मजाक कर रही है। वेरोनिका कहती है कि वो यहाँ से उनका रूम देख सकती है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, हमें बचाओ, ताकि वो हमें नुकसान न पहुंचा सके। वेरोनिका अपनी बहनों के रूम में किसी की झलक देखकर दौड़ते हुए उनके रूम में आती है। वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वापस आते वक्त अचानक माहौल क्रीपी हो जाता है और एक शैडो रूम में लटके एमुलेट्स को एक एक करके जला देता है। फिर वो लूसिया का गला दबा देता है। वेरोनिका जल्दी से लूसिया के पास जाती है। घबराई हुई बहनें वेरोनिका के इस अजीब बिहेवियर का रीजन पूछती हैं। वेरोनिका उन्हें बताती है कि रूम में कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने आया था, भले ही उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी वेरोनिका उन्हें वो जलते हुए एमुलेट्स दिखाती है और सबको मैट्रेस लेकर लिविंग रूम में एक साथ सोने का ऑर्डर देकर छोटे भाई को लेने चली जाती है। सबके लिविंग रूम में सोने के बाद लूसिया वेरोनिका से पूछती है कि उसने उसे क्यों पकड़ रखा था। वेरोनिका बताती है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि घर के अंदर आई उस इविल सुपरनैचुरल एंटिटी से उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। वेरोनिका उसे तसल्ली देती है कि बड़ी बहन होने के नाते वो हमेशा उनकी हिफाजत करेगी। बहनों को सुलाकर वेरोनिका खुद जागते हुए घर पर नजर रखती है। इसके बाद अचानक एक आवाज सुनकर वेरोनिका चेक करती है और बाहर एक शैडो देखती है। वेरोनिका और उसकी बहनें समझ जाती हैं कि वो खतरनाक इविल स्पिरिट फिर से लौट आई है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें समझ आता है कि यह उनकी माँ है। माँ बच्चों को लिविंग रूम में बिखरे हुए सोते देखकर हैरान होती हैं और इसकी वजह पूछती हैं। लूसिया कहती है कि एक बुरे आदमी ने उसे मारना चाहा था। माँ को लगता है कि कोई चोर आया था, लेकिन लूसिया बताती है कि वो बाहर से नहीं आया था, बल्कि घर के अंदर ही था। लूसिया माँ को साफ बता देती है कि घर में एक एंटिटी है जिसे वेरोनिका ने खुद देखा है। माँ को लगता है कि वेरोनिका ने बच्चों को कोई हॉरर मूवी दिखा दी है। माँ उन्हें शांत करके वापस बेड पर भेज देती हैं। इसके बाद माँ वेरोनिका को अकेले में पकड़कर कहती हैं कि छोटों के दिमाग में ऐसी बकवास बातें डालोगी तो वो सो नहीं पाएंगे। वेरोनिका नाराज होकर कहती है कि माँ खुद कभी घर पर नहीं रहती, इसलिए उन्हें नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। वेरोनिका कबूल करती है कि उसने पापा से बात करने के लिए ओइजा बोर्ड खेला था। वो माँ पर इल्जाम लगाती है कि पापा की
मौत के बाद माँ ने उनकी सारी फोटोज बॉक्स में छुपा दी हैं ताकि उन्हें देखना न पड़े। माँ गुस्सा होकर वेरोनिका से कहती हैं कि उन्हें अकेले पूरा घर संभालना पड़ रहा है, इसलिए वेरोनिका को अब रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। वेरोनिका पलटकर जवाब देती है कि दरअसल वो खुद यहाँ अकेली रहती है। माँ थक हार कर इस बहस को अगले दिन के लिए छोड़ देती हैं। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि वेरोनिका की बहनें आकर उसे भूख लगने की बात कहकर नींद से जगाने की कोशिश कर रही हैं। अगले ही पल वो वेरोनिका को बेड पर दबाकर उसके हाथ पर काटने और उस पर अटैक करने लगती है। फिर छोटा भाई आकर उसका गला दबा लेता है। वेरोनिका बुरी तरह डरकर माँ माँ मुझे बचाओ चीखने लगती है। फिर माँ आती हैं और कहती हैं तुम्हें अब बड़ा होना होगा। इसके बाद उसकी नींद खुलती है और कहानी का वक्त 14 जून 1991 सैटरडे सुबह पर पहुंच जाता है। वेरोनिका को समझ आ जाता है कि उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं। इसके बाद वो बेड से खून के दाग साफ करने की कोशिश करती है। वेरोनिका नोटिस करती है कि ये दाग मैट्रेस के नीचे वाले हिस्से तक पहुंच गए हैं। इसके बाद वेरोनिका देखती है कि एंटोनियो के पास वो ऑकल्ट बुक रखी हुई है। पढ़ना न आने के बावजूद उसने यह बुक अपने पास क्यों रखी है, ये पूछने पर एंटोनियो बताता है पापा ने आकर मुझे यह पढ़कर सुनाई थी और आज रात वो फिर से आएंगे। वेरोनिका दंग रह जाती है और पापा की कही हुई बाकी बातों के बारे में पूछती है तो एंटोनियो बताता है पापा ने कहा है कि वो एंटोनियो को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएंगे। वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटोनियो से कहती है कि अगर वो फिर से आए तो वो उसकी कोई बात न सुने और अपने कान बंद कर ले और खतरा महसूस होने पर चीख कर वेरोनिका का नाम पुकारे। इसके बाद वो एंटोनियो के बेड का मैट्रेस पलटकर देखती है तो उसे उसके नीचे एक अजीब सा दाग मिलता है। वेरोनिका को अपनी बहनों के मैट्रेस के नीचे भी वैसे ही निशान मिलते हैं। छोटों को सेफ रखने के लिए वेरोनिका उन्हें लेकर माँ की वर्क प्लेस यानी कैफे में जाती है। माँ के पास भाई बहनों को छोड़कर वो रोजा के घर होमवर्क करने का बहाना बनाकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। वेरोनिका सैटरडे की छुट्टी वाले दिन स्कूल जाकर सिस्टर नार्सिसा से मिलती है। भले ही बाकी नन्स उन्हें पागल मानती हैं, लेकिन वेरोनिका जानती है कि सिस्टर भी उसकी तरह उन इनविजिबल एंटिटी को देख सकती हैं। सिस्टर बताती हैं कि पास्ट में इन सायों को देखने के दर्द से बचने के लिए उन्होंने खुद अपनी आंखें अंधी कर ली थीं। वेरोनिका जब इससे छुटकारा पाने का रास्ता पूछती है तो सिस्टर कहती हैं कि शैतानों को भगाने के लिए जिस दरवाजे को खोलकर उन्हें लाया गया है उसी दरवाजे से उन्हें वापस भेजना और अलविदा कहना होगा, फिर उस दरवाजे को तोड़ देना होगा। वो कहती हैं जो गलती तुमने की है उसे अब ठीक करना होगा। इसी बीच एक और सिस्टर नार्सिसा को लेने वहां आ जाती है। सिस्टर नार्सिसा जाने से पहले कहती हैं जवाब बुक के अंदर ही है। वेरोनिका अपने पास रखी ऑकल्ट बुक में ढूंढने लगती है, लेकिन बुक आधी जली हुई थी। सिस्टर की वो मिस्टीरियस बातें उसके दिमाग में लगातार घूम रही थीं। एक दुकान में जाकर कई सारी बुक्स ढूंढने के बाद उसे अपना सॉल्यूशन मिल जाता है। बिना अलविदा कहे कभी कोई सुपरनैचुरल सेशन खत्म नहीं करना चाहिए। जिससे गुड बाय नहीं कहा जाता वो तुम्हारे साथ ही रह जाता है। वो समझ जाती है कि पिछली बार सेशन को अधूरा छोड़ने की वजह से ही वो इविल स्पिरिट उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। वेरोनिका हड़बड़ाहट में बुक और ओइजा बोर्ड का सामान लेकर रोजा के घर पहुंच जाती है। वो लोग घर पर पार्टी के नाम पर उल्टे सीधे काम कर रहे थे। खैर, वेरोनिका बुरी तरह परेशान होकर रोजा को समझाती है कि उन्हें यह सेशन दोबारा करना होगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने बिना अलविदा कहे ही खेल छोड़ दिया था और वो डेमन अभी भी उनके साथ ही है। रोजा इरिटेट होकर उसे अपना यह पागलपन बंद करने को कहती है, लेकिन वेरोनिका जिद करके पूछती है कि डायना कहाँ है। वेरोनिका डेस्परेट होकर डायना को ढूंढ निकालती है। वो डायना को जबरदस्ती खींच कर लाती है और उस अधूरे ओइजा सेशन को पूरा करने के लिए मदद मांगती है, लेकिन वो लोग उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। वेरोनिका रोजा को याद दिलाने की कोशिश करती है कि रोजा ने उसके कान में कुछ कहा था, लेकिन रोजा उसे ठीक करते हुए बताती है कि दरअसल वेरोनिका ने ही उस दिन रोजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा था कि वेरोनिका मर जाएगी। रोजा अफसोस जताते हुए कहती है कि वेरोनिका का ऐसा बिहेवियर देखकर वो लोग बुरी तरह डर गए थे। इसी बीच एक लड़का आकर रोजा को अंदर ले जाता है। वेरोनिका निराश होकर वापस अपनी माँ के कैफे लौट आती है। माँ बहुत बिजी होने की वजह से उस पर गुस्सा करती हैं कि उसने बच्चों को पूरा दिन यहाँ छोड़ रखा था। वेरोनिका अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो कैफे बंद करके अभी उनके साथ कहीं और चली जाएं। वो रोते हुए कहती है, माँ, जब आप घर पर होती हो तो वो इविल स्पिरिट नहीं आता। माँ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और काम की बिजी रूटीन का बहाना बना लेती है। हालांकि वो वेरोनिका को शांत करने के लिए कल सबके साथ मिलकर पार्क घूमने जाने का ऑफर देती है। मजबूर होकर वेरोनिका अपने भाई बहनों को लेकर घर लौट आती है। वेरोनिका ओइजा बोर्ड का सेशन खत्म करने के लिए अपने छोटे भाई बहनों की ही मदद लेने का डिसीजन लेती है। वो उनके साथ एक नए खेल का नाटक करती है और कहती है कि वेरोनिका जो बोलेगी उन्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटोनियो को ऑकल्ट बुक की फोटो देखकर घर के कॉरिडोर की दीवारों पर वाइकिंग प्रोटेक्शन सिंबल्स ड्रॉ करने का ऑर्डर देती है। लूसिया कहती है कि दीवार पर ड्राइंग करने के जुर्म में माँ उसे कम से कम 40 साल की उम्र तक घर में बंद करके रखेंगी।
वेरोनिका सेशन के लिए लिविंग रूम का फर्नीचर हटाकर खाली जगह बनाती है। इसके बाद स्क्रीन पर वक्त दिखाया जाता है 14 जून 1991 सैटरडे। वो लोग बुक की मदद से प्रोटेक्शन और कॉलिंग सिंबल्स पर काम शुरू करते हैं। वेरोनिका छोटे भाई एंटोनियो को दूर बिठाती है और सिर्फ तीनों बहनें मिलकर ओइजा बोर्ड लेकर बैठती हैं और आंखें बंद करती हैं। वेरोनिका जब आत्मा को पुकारती है तो जवाब आता है कि वो वहां मौजूद है। वेरोनिका बताती है कि वो लोग उसे गुड बाय कहना चाहते हैं और उसे घर छोड़कर चले जाने के लिए कहती हैं। ग्लास जब नो की तरफ जाता है तो वेरोनिका अपनी बहनों के साथ मिलकर जोर से कहती है, हम ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। बुक के रूल्स के मुताबिक सेशन को ठीक से खत्म करने के लिए कोई धीमा गाना या मंत्र गाना जरूरी था। वेरोनिका उनका पहचाना हुआ एडवर्टाइजमेंट जिंगल सेंटेला गाने का डिसीजन लेती है। तीनों बहनें सुर मिलाकर गाना शुरू करती हैं और वेरोनिका उन्हें किसी भी हाल में गाना बंद करने से मना करती है। इसी बीच दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लूसिया नोटिस करती है कि आसपास से सड़ी हुई बदबू आ रही है, लेकिन वेरोनिका उन्हें गाना जारी रखने को कहती है। अचानक दरवाजा खुल जाता है, कैंडल्स बुझ जाती हैं और बोर्ड फिर से फट जाता है। फिर ग्लास लुढ़कते हुए रूम से बाहर चला जाता है। वेरोनिका अपनी बहनों को वेट करने को कहती है और खुद ग्लास लाने जाती है। वेरोनिका ग्लास के पीछे पीछे जाती है और एक टॉर्च ले लेती है। यहाँ वेरोनिका जैसे ही मैट्रेस के उस निशान पर हाथ डालती है, वो एंटिटी उसका हाथ कस के पकड़ लेती है। वेरोनिका किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर वापस अपने भाई बहनों के पास दौड़ आती है। अब कहानी की शुरुआत में दिखाए गए 15 जून 1991 के उस असली इमरजेंसी कॉल वाले सीन पर मूवी वापस लौट आती है। इसी बीच वो एंटिटी एंटोनियो को उठाकर ले जाती है। वेरोनिका बहुत कोशिश करती है और आखिर में बाथरूम के दरवाजे का ग्लास तोड़कर अंदर घुस जाती है। अंदर उसे एंटोनियो मिल जाता है और वो उसे बाथरूम से बाहर निकाल लाती है। वो आयरीन और लूसिया को लेकर नीचे आने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वेरोनिका की मां अपने अपार्टमेंट की तरफ पुलिस की गाड़ी को जाते देखकर जल्दी से दौड़ना शुरू कर देती है। इधर वेरोनिका अपने भाई और बहनों को लेकर नीचे आते वक्त जैसे ही उसकी बहनें लिफ्ट में चढ़ती हैं, दरवाजा बंद हो जाता है और वेरोनिका नोटिस करती है कि उसकी गोद में उसका भाई था ही नहीं। वो दौड़कर वापस ऊपर चली जाती है। कुछ देर बाद माँ वहां पहुंचती है और नीचे आयरीन और लूसिया को गले लगा लेती है। इधर वेरोनिका घर लौटकर अपने भाई को देखती है, लेकिन वो एंटिटी वेरोनिका को एक झटके में आईने पर फेंक कर मारती है। इसके बाद एंटोनियो दौड़कर बाहर चला जाता है और वेरोनिका टूटा हुआ कांच हाथ में लेकर निकलती है और उसके ठीक पीछे वो एंटिटी भी बाहर आ जाती है। एंटिटी एंटोनियो को ढूंढ निकालती है। एंटोनियो ने वेरोनिका के बताए मुताबिक उस ईविल एंटिटी की प्रेजेंस को महसूस करके अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर उन्हें बंद कर रखा था। वेरोनिका तब एक आईने के सामने खड़ी होती है। वेरोनिका कांप उठती है और समझ जाती है कि इस पोजीशन की वजह से अब तक हुए सारे नुकसान वाले काम दरअसल उसने खुद ही किए थे। छोटी बहन का गला दबाने की कोशिश करना, बाथरूम में गर्म पानी छोड़ना और खुद को घायल करना, ये सब उसी के कारण हुआ था। वो आईने में अपनी ही रिफ्लेक्शन में उस ईविल डेमन को देखती है। वो बुरी तरह पछताते हुए कबूल करती है कि गलती उसी से हुई थी। इसके बाद वेरोनिका खुद को गंभीर रूप से घायल कर लेती है। फिर वो एंटिटी उसके मुंह में अपना हाथ डाल देती है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और उसे अजीब तरीके से सांस के लिए तड़पते हुए देखती है। कुछ ही देर बाद वेरोनिका बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। पुलिस एंटोनियो को सेफली वहां से निकाल लेती है और वेरोनिका को अस्पताल भेज दिया जाता है। इधर चीफ डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के वक्त जैसे ही वेरोनिका की फोटो अपने हाथ में लेता है, फोटो उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और उसकी आंखों के ठीक सामने ही उसमें आग लग जाती है। ठीक तभी वायरलेस पर मैसेज आता है कि लड़की ने अभी कुछ देर पहले ही आखिरी सांस ली है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में चीफ डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखते हैं कि 15 जून 1991 को डिटेक्टिव जोसे रामोन रोमेरो एक इमरजेंसी कॉल के आधार पर क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। फैमिली के स्टेटमेंट के मुताबिक ओइजा बोर्ड खेलने के बाद से ही लड़की की बॉडी में अजीब सिम्टम्स और घर में सुपरनैचुरल पावर्स का आतंक शुरू हो गया था। इन्वेस्टिगेशन करने आए 2 पुलिस ऑफिसर्स अचानक चक्कर आने और वोमिटिंग की प्रॉब्लम से बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से उन्होंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली और 1 महीने बाद डिटेक्टिव रोमेरो ने खुद अपनी ट्रांसफर किसी दूसरी जगह करवा ली। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में रोमेरो ने इन घटनाओं को लिटरली अनएक्सप्लेन्ड कहकर मेंशन किया। स्पेन की हिस्ट्री में यह पहली पुलिस रिपोर्ट है जहां किसी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर ने सुपरनैचुरल घटना की सच्चाई को ऑफिशियली रिटन रूप में कंफर्म किया है।